नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए दोनों की धार की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे, जहां ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। हादसे के वक्त ये नशे में बताया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर शहर की चंद्रशेखर आजाद नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस ट्रक की जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये ट्रक जो है यहां पर गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता है। इसको रोकने की कोशिश भी की जाती है। यहां पर देखिए ये किस तरह से यहां से भागता है ये। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त की भीलवाड़ा से हम दिखा रहे हैं। ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। नवीन जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, भीलवाड़ा से खबर आ रही है, यहां पर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? ड्राइवर कौन था? क्या नशे में ड्राइवर था? जो घटनाक्रम है ये भीलवाड़ा चित्तौड़ राजमार्ग पर जिस तरह से एक कॉलोनी है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, कमला इनक्लेव के पास की पूरी घटना है। तो ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है, जिस तरह से लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, पूरी तरह से वो शराब के नशे में मदहोश था और जिसको कह सकते हैं रफ ड्राइविंग की पराकाष्ठा थी। एक के बाद एक 6 कारों को उसने चपेट में लिया, 6 कारों को रगड़ता हुआ निकला। जब जब उसको लोगों ने रोकने का प्रयास किया तब तक उससे वो तेज गति से गाड़ी चलाई। यही वजह है कि उसकी गाड़ी बेकाबू हो गई। और एक केबिन था जो कि चौकीदार के लिए बना हुआ केबिन था कॉलोनी के कोने पर, उसको भी उसने चपेट में ले लिया। ये तो खुशकिस्मती रही जिस समय ये केबिन चपेट में आया उस समय केबिन में कोई चौकीदार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। मंडपे थाना पुलिस जो है जहाँ पर चौकी है मंडपे की, भीलवाड़ा चित्तौड़ राजमार्ग पर नाकाबंदी पे इस चालक को पकड़ा है। इसको पकड़ के पूछताछ जारी है अभी। ठीक है, तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें आपको भीलवाड़ा से दिखा रहे हैं। एक और चीज बताइए कि ये कितनी गाड़ियों को टक्कर मारी गई है, जरा गिनती है कितनी गाड़ियों को टक्कर मारी गई है यहाँ पर, और साथ ही क्या कोई शख्स चपेट में तो नहीं आया? देखिए, खुशकिस्मती रही है कि जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो एक तो ये बिल्कुल बेकाबू था ट्रक चालक, तो उसको रोकने का प्रयास किया तो जो 2 युवक चढ़े थे वो भी कुछ देर बाद में नीचे उतर गए, कुछ ही क्षण में। मोटा मोटा ये 10 मिनट का पूरा खेल है। 10 मिनट तक ट्रक चालक रफ ड्राइविंग करता रहा कॉलोनी में, जिससे कॉलोनी में कार निकलना भी मुश्किल है। उस कॉलोनी की सकरी सड़कों पर इसने ट्रक घुसा दिया। तो करीब आधा दर्जन से अधिक बताया जा रहा है, 6 से ज्यादा कारें हैं जो इस ट्रक की चपेट में आ गई और कहीं ना कहीं तो आधा दर्जन के करीब आप गाड़ियां बता रहे हैं। कितनी देर पहले हादसा हुआ है? ये देखिए, हादसा बताया जा रहा है कि हादसे के बाद में जिस तरह से ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है और ट्रक चालक अभी पुलिस की हिरासत में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको भीलवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर अशोक गहलोत के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिल को गहलोत ने पढ़ा नहीं। ये बिल किसी जाति, समुदाय, धर्म या एरिया विशेष के खिलाफ नहीं है। लंबे वक्त से ये शिकायत आ रही है, एरिया विशेष में लोगों की धार्मिक भावनाओं के मुताबिक या अन्य किसी कारण के सामाजिक और जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये कानून आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र को आजाद घोषित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था। अब उसके बाद कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हैं, उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि बिल को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़ा नहीं। ये बिल किसी जाति या समुदाय, धर्म या एरिया विशेष के खिलाफ नहीं है। मैं ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनर्गठन को एप्रिशिएट किया है, जनहित में माना है। और हमारा भी मानना है कि पंचायत राज का पुनर्गठन जनहित में, जन भावना के अनुसार होना चाहिए। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान इस पुनर्गठन का इतना राजनीतिकरण कर दिया था कि पंचायत राज के साथ बहुत हास हुआ। अब राजस्थान पूरे में पंचायत राज हो, नगर निकाय हो, इनका पुनर्गठन विधिवत पारदर्शिता से हुआ है। इसलिए हर दिन आपने देखा हुआ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ, कोई न कोई गांव वाले अनेक संख्या में भारी यशस्वी भजनलाल जी का धन्यवाद अर्पित करने के लिए आते हैं कि उनका पुनर्गठन जो पंचायत राज का हुआ है जन भावना के अनुसार। हम सभी ग्रामवासी नंदवान और राजस्व गांव हीरखेड़ा के सभी बुजुर्ग यहाँ आए हैं। हमारी पहले जो रोडों की समस्या थी वो मंत्री साहब ने काम शुरू करा दिया, उसके लिए सब धन्यवाद देना है। और हीरखेड़ा को अलग पंचायत में डाल दिया था
और वो भी हमारी मांग थी तो वो भी वापस नंदवान में रखा है। इसलिए सभी ग्रामवासी मंत्री साहब का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ आके उनको धन्यवाद दिया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया था कि सरकार राज्य को अशांत घोषित करने पर तुली है। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार का यह कदम राजस्थान को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश है और उसकी सोच का हम विरोध करेंगे। तो अब इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आए और अब पलटवार भी सत्ता पक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है। तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा लाए जा रहे डिस्टर्ब एरिया बिल पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा है कि यह बिल स्वागत योग्य है और यह बिल डिस्टर्ब एरिया के लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान के विकास के लिए, गरीबों की सुरक्षा के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो जो कानून बनने चाहिए उसका हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लोग इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्टर्बेंस को जरूर रोका जाना चाहिए। हमारे जो विपक्षी पार्टी हैं, ये गुमराह करने के काम हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को करते हैं। पहले भी इन्होंने गुमराह किया, इतने सालों तक इन्होंने गुमराह करके हमारे समाज के लोगों को रखा, लेकिन अब युवा और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी समझ चुके हैं, वो भी जागरूक हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं वो सभी समाजों के लिए चलाई है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए चलाई है। और राजस्थान के जो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, वो 8 करोड़ राजस्थानियों की बात करते हैं, 3600 कौम की बात करते हैं। जिस तरह से वो जो योजनाएं चलाते हैं उसमें लाभ सबसे ज्यादा अगर आंकड़े निकाले जाएंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लाभ मिले हैं। और हमें उम्मीद है जिनको लाभ मिले वो तो जुड़ेंगी, उनके अलावा उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को भी हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर कांग्रेस विधायक दल के सचेतक ने कहा है कि यह बिल पूरी तरह से गलत है। कुछ मामलों को लेकर पूरे इलाके को सील नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि यह बिल विधानसभा से कभी पास नहीं हो सकता है। अगर कहीं किसी जगह किसी इलाके में डाके पड़ रहे हैं तो उसको पूरे इलाके को सील थोड़ी कर दिया जाता है। कहीं चोरी हो रही है तो पूरे इलाके पर पाबंदी थोड़ी लगा दी जाती है। जब हम समाज में रहेंगे तो सब तरह की बातें समाज में होती है, हमें मजबूती के साथ फेस करना चाहिए और उनके सॉल्यूशन करना चाहिए। जो भी दोषी हो उसको सजा देनी चाहिए, वो किसी भी समुदाय का हो। उसमें किस बात का डर है? अगर किसी की वजह से कोई आदमी परेशान है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और उसमें एक्शन लो। क्या सरकार उसमें इनकॉम्पिटेंट है? डिस्टर्ब एरिया डिफाइन किया जाता है सरकार द्वारा, उसके एक पैरामीटर है। दंगा क्षेत्र डिफाइन किया जाता है। ऐसे नहीं कर सकते कि एक दो आदमी लड़ लिए और दंगा क्षेत्र घोषित हो गया। विधानसभा में कई बिल सरकार ने वापस लिए हैं और मैं कह रहा हूँ आने दो सदन में। अभी तो एक्ट बनेगा, संविधान की किताब उठा के एक्ट बनाना पड़ेगा इनको। बात करेंगे, डिबेट करेंगे, कैसे पास करा लेंगे ये। ओएमआर शीट घोटाले पर एक बार फिर से अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है। हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आजीवन कारावास, 10 करोड़ जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने जैसा देश का सबसे सख्त कानून बनाया और बिना किसी भेदभाव के आरपीएससी सदस्य तक को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर नजीर पेश की है। अब जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार बताए कि वो अपने कार्यकाल 2024-25 के दौरान नई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच करवाने की घोषणा करने से क्यों बच रही है। क्या भाजपा सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती है? तो ये तमाम सवाल जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने सरकार से पूछे। ओएमआर शीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट पर अरुण चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि गहलोत की ट्वीट से साबित है कि वो अपने पापों को ढकने के लिए अब केवल वक्तव्य जारी करके उस दोष को पूर्ति करना चाहते हैं। अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत से सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आपकी सरकार को 61.50 यानी 61,50,000 रुपए पकड़ने के बाद सूचना दी थी। उसके बाद भी 4.5 साल तक आपने इस मामले पर कोई जांच समिति नहीं बिठाई। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी के ट्वीट से सिद्ध होता है कि वो अपने पापों को ढकने के लिए अब केवल वक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते हैं। पहले वो इस बात का जवाब दें कि जब किसी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आपको सूचना दे दी 61.5 लाख पकड़ने के बाद, उसके बाद भी 4.5 साल तक आपने इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति की, ना किसी को गिरफ्तार किया और ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करके आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए संरक्षण है। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत 6 राज्यों में जिला अध्यक्ष चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने इस प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राजस्थान के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बिहार में भजनलाल जाटव और संगीता बेनीवाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में रघु शर्मा, कुलदीप इंदौरा और संजना जाटव को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विजय जांगिड़, मुरारीलाल मीणा, रेहाना रियाज, सीताराम लांबा, आरसी चौधरी, पवन गुदारा और जसवंत गुर्जर भी यूपी में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। चलिए अगली खबर बूंदी से आपको बताते हैं। यहां मुकेश धादीच का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने हमेशा योजनाओं पर राजनीति की है। ये मुकेश धादीच की तरफ से कांग्रेस पर वार किया गया है और उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाती है, कांग्रेस नाम की राजनीति करती है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धादीच ने बूंदी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विकसित भारत योजना और मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ योजनाओं को लगातार मजबूत कर रही है। पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। आने वाले समय में इस योजना का और विस्तार होगा, जिससे ग्रामीण भारत को सीधा लाभ मिलेगा। तो रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से सरपंचों को एक व्यापक अधिकार मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस को इसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है। तो कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूँ और सार्वजनिक रूप से हम उनसे डिबेट करने तैयार हैं कि वो इस योजना पे मंच लगा करके हमारे सामने डिबेट कर लें, वो बताएं कि इस योजना से उनको प्रॉब्लम क्या है। एक भी कांग्रेस नेता ये बता दे कि इस योजना में ये दिक्कत है, इस कारण से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, उस पर समीक्षा करनी चाहिए। उनके पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो मुझे लगता है कि केवल भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस कर रही हो। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोटा में बड़ी सौगात देखने को मिली। 67 करोड़ के विकास कार्यों की उन्होंने आधारशिला रखी है। कोटा में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना की शुरुआत की गई। 832 आवासों का शिलान्यास किया गया। विधायक कल्पना देवी और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद रहे। बागेश्वर धाम के आचार्य ने पर्ची खोली है। रामगंज मंडी की महिला की समस्या का यहां पर समाधान हुआ है। कोटा की रामगंज मंडी में आयोजित श्री राम कथा और गौ माता महा उत्सव के तहत आज दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिव्य दरबार के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर पर्ची निकालकर श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित किया। रामगंज मंडी निवासी महिला द्रौपदी द्वारा लगाई गई अर्जी को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से बुलाकर खोला। जैसे ही आचार्य ने पर्ची पढ़ी, वहां मौजूद श्रद्धालु जयकारों से गूंज उठे। पर्ची खुलने के साथ ही महिला की समस्या का समाधान बताया गया, जिसे भावुक हो उठी। मंच से संबोधित करते हुए आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालु द्रौपदी से बातचीत की और उन्हें आस्था और विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। लेकिन आज बालाजी की कृपा से मैं वो केस जीत गई और मेरी अर्जी वो बालाजी की कृपा से मैंने घर में बैठे अर्जी लगाई थी मैंने और धाम पे मैं 2 बार गई हूँ।
लेकिन मुझे बिल्कुल उनका बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कोटा में कथा आयोजित हो रही है। रामगंज मंडी में लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धालु जो है जिस तादाद में पहुंचे हैं। आज जो है अर्जियां लगाई गई, यानी जो है दिव्य दरबार आज था। कोटा की रहने वाली द्रौपदी जो है उनको भी मंच पर बुलाया गया और उन्होंने जो अर्जी लगाई थी वो अर्जी भी पूरी हुई है। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ द्रौपदी जी से। द्रौपदी जी, क्या परेशानी थी आपकी, पहले बताएं, फिर आज क्या हुआ? मेरे साथ बहुत जातिवादी हुई, हर चीज का संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करते करते मैं हारी नहीं। बालाजी का नाम लेते गई, बिल्कुल नहीं थकी और आगे भी है। यही अपेक्षा करूंगी बालाजी से कि जो मुझे फल मिला वो सभी बहनों को, सभी भाइयों को मिले। सबकी अर्जी बालाजी स्वीकार करे। कब लगाई थी आपने अर्जी और क्या अर्जी लगाई? मैंने अर्जी लगाई थी 10 साल पहले और वो 2024 में पूरी हुई। मुझे आशा भी नहीं थी कि मैं एक गुरुजी की परीक्षा ले रही थी एक तरह से, तो कि मुझे गुरुजी बुलाए कि नहीं बुलाए। और रात को मैं पर्सनली मिली भी थी, वहाँ सब लेडीज से गई थे हम लोग। तो मैंने गुरुजी के सामने ये बात रखी भी थी, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे सबके सामने मना किया कि यहाँ मुझे चैलेंज नहीं देना है, कल हमारी हवेली पे आके बात करिएगा। तो बस गुरुजी ने हमारी अर्जी स्वीकार करी और हमें यहाँ तक आने का मौका दिया। और बस ये परेशानी क्या थी आपकी? परेशानी क्या थी आपको और अर्जी कैसे लगाई थी आप? मैंने एक नारियल श्रीफल के जरिए अर्जी लगाई थी। जो सब लोग यहाँ के लोग जो है रामगंज मंडी के बिल्कुल विश्वास नहीं करते इन चीजों पे। मैं आज तक किसी भी आश्रम पे, किसी भी जगह पे, किसी भी तांत्रिक के यहाँ नहीं गई। मैं सिर्फ और सिर्फ बालाजी के यहाँ जाती हूँ और बालाजी को ही मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। तो जो परेशानियां थी वो दूर हो गई है सब और अब तो मुझे इतनी शक्ति मिल गई कि मैं हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे हक के लिए। आज जब ये उन्होंने लिखी पर्ची तब आपको कैसा लगा, क्योंकि इतने लाखों लोगों के बीच में आपको बुलाया गया? उनका ये जो संदेशा है उन तक पहुँचे, जो मैं चाहती हूँ कि वो लोग समझते थे कि मैं एक मजाक कर रही हूँ। ये बालाजी का आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि ये उन तक पहुँचे जो नहीं चाहते कि ये होए, और ये हो गया। तो बालाजी की कृपा हुई है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो द्रौपदी हैं जिनका पारिवारिक विवाद था, उन्होंने डिजिटल अर्जी लगाई थी। और अब जब आज यहाँ पर बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं, उन्होंने कथा के बीच में ही आज अर्जी सुनने का दिन था, द्रौपदी को मंच पर बुलाया और उनकी पर्ची खोली। उनको पूरी जो विश्वास था वो विश्वास जो है यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और उनका कहना है कि वो बालाजी की भक्त है, उन्होंने सच्चे दिल से अर्जी लगाई थी, उनकी अर्जी स्वीकार हुई और उनकी जो परेशानियां थी वो दूर हो गई। तो कोटा की रामगंज मंडी में आयोजित हो रही श्री राम कथा गोमाता महोत्सव में कई सारी अर्जियां लगाई गई है, कई अर्जियां जो है वो स्वीकार हो गई है। तो लोगों में उत्साह है और जो भक्ति का सैलाब है वो देखते ही बन रहा है। कोटा के खैराबाद से सहयोगी अहमद जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। जोधपुर के माता का थान थाना क्षेत्र के राम सागर चौराहे पर जमीन विवाद को लेकर 4 भाइयों में जमकर झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि विवादित भूमि पर कोर्ट का स्टे आदेश जारी है, लेकिन अवकाश का फायदा उठाते हुए एक पक्ष पत्थर की पट्टियां लेकर मौके पर पहुंचा और कब्जे की कोशिश करने लगा। इस विरोध में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और पत्थर की पट्टियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। मौके पर तनाव फैलते ही पुलिस तुरंत पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर दस्तावेजों की जांच की और शांति भंग की आशंका को देखते हुए उन्हें पाबंद कर दिया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। 4 भाइयों की खातेदारी की जमीन है जो कई सालों से विवाद में पड़ी है, जिसमें 3 भाई एक तरफ है, 1 भाई एक तरफ है, जिसमें कुछ जमीन के जेडीए पट्टे हैं जिनके संबंध में भी मुकदमा है कि ये फर्जी पट्टे हैं तथा संपूर्ण मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां हाईकोर्ट से स्टे दिया हुआ है। फिर भी एक पक्ष है जो बार बार इस पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। पहले भी इन्होंने कब्जा किया था तो पुलिस द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। आज रात को सुबह जल्दी इन्होंने फिर इस पर कब्जा करके पट्टियां वट्टियां रोकने, तो दूसरा पक्ष भी यहाँ मौके पे आ गया, जिससे यहाँ तनाव की स्थिति हो गई है। तो पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने आके उन जो कब्जा करने वालों को भगाया, खुद को डिटेन करके थाने पे ले गया, जिन्हें शांति भंग में बंद कर रहे हैं। तो अब मौके पे शांति है
तथा इसमें कागज प्राप्त करके दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। भीलवाड़ा के खजूरिया गांव में महिलाओं ने चंद्रभागा नदी को बचाने के लिए 10 दिन तक धरना दिया। ठंडी रेत और कड़कड़ाती सर्दी भी महिलाओं के हौसले को नहीं तोड़ सकी। महिलाएं नदी में ही बैठ गई और बजरी खनन रोकने की मांग पर अड़ी रही। मंगलवार देर रात आखिरकार ठेकेदार ने हथियार डाल दिए और वादा किया कि गांव के पास से बजरी का दोहन नहीं किया जाएगा। इसके बाद महिलाओं ने धरना खत्म किया। कंपनी के मैनेजर ने लिखित आश्वासन दिया और कि खजूरिया श्याम जी की बावजी के कुएं के पास से बजरी नहीं निकाली जाएगी। झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। इसे साबित किया साड़ा विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव खजूरिया की महिलाओं ने। आधा जमाना जब सफर और संकल्प के साथ में चंद्रभागा नदी को बचाने और उसमें से बजरी दोहन रोकने के साथ जब धरने पर बैठा तो आखिर प्रशासन को और लीज धारक कंपनी को भी झुकना पड़ा। सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर जिस कंपनी को लीज मिली उसने भी आखिर हथियार डाल दिए और उसने कहा कि हम खजूरिया गांव के आसपास के क्षेत्र में बजरी या खनन नहीं करेंगे और अवैध बजरी का दोहन भी रोकने में मदद करेंगे। आधे जमाने की जिद के आगे जमाना झुका है और आधे जमाने की जिद के बाद में अब जिस तरह से ये सहमति बनी तो करीब 10 दिन से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया और बुधवार को देर रात को धरना तो समाप्त हो गया, मगर लिखित समझौता होने के बाद में अब महिलाओं ने कहीं ना कहीं संतोष लिया है। महिलाओं की जीत हुई है। महिलाओं की जीत के साथ ही प्रशासन ने राहत की सांस ली। गुरुवार दोपहर आज इस पूरे मामले में लिखित समझौते के बाद में महिलाओं ने धरना समाप्त कर दिया है। एक बार फिर महिलाओं ने साबित किया, अगर महिलाएं जीत पे आ जाए और किसी भी अच्छे उद्देश्य के साथ में कोई आंदोलन अगर खड़ा किया जाए तो आंदोलन का कहीं ना कहीं सुकून देने वाला परिणाम सामने आ सकता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। धरने पे बैठी थी तो आज मैं इनके पास इनसे बातचीत की। इनकी एक मांग थी कि खजूरी बाबूजी का जो कुआं है जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ से आप मत उठाओ। तो हमने ये मान लिया भाई हम नहीं उठाएंगे। श्रद्धालु कुएं के पास से नहीं उठाएंगे। श्रद्धालु आते हैं पानी पीते हैं, तो इसलिए इस कारण हमने कंपनी वालों से बात करके इतनी जगह छोड़। धरना पे बैठा हूँ मैं। अभी माँ के ठेकेदार आया, बाबूजी का हिसाब हूँ माँ के नंदी ने छोड़ दी। माँ के पेस्लो भेगी बाबूजी का हिसाब हूँ, माँ के पेस्लो भेगी। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में आज से पॉइजन डिटेक्शन और ड्रग लेवल लैब की शुरुआत हो गई है। इस नई सुविधा से जो गंभीर मरीज होते हैं उनके इलाज में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। लैब का उद्घाटन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने किया। नई पॉइजन डिटेक्शन लैब की मदद से अब ये तुरंत पता लगाया जा सकेगा कि मरीज ने कौन सा जहरीला पदार्थ खाया है, चाहे मामला जहर सेवन का हो, जहरीले जानवर के काटने का हो या फिर दवाइयों की ज्यादा डोज लेने का मामला हो। अब देर से सामने नहीं आएगा। इसे डॉक्टर समय पर पकड़कर सही इलाज शुरू कर सकेंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी लैब की शुरुआत की है जिसके अंदर पॉइजन डिटेक्शन, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी जहरीले जीव जंतु के काटने पे उसको जो असर होता है, कितना उसके शरीर में पॉइजन गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक लैब की शुरुआत है वो की गई है। और आप मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये वही लैब की मशीनरी है जो उस पॉइजन डिटेक्शन के दौरान जो है काम आने वाली है। और आप देखिए कि यहाँ के जो एचओडी हैं वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं पूरी अपनी टीम को जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जो ये 2 केमिकल देख रहे हैं यही वही केमिकल है जिनके माध्यम से जो होगा कि उन मरीजों को सटीक इलाज है वो दिया जाएगा कि कितनी मात्रा में उनके खून या फिर जो कह सकते हैं शरीर के अंदर पॉइजन है या नहीं है, वो तमाम जानकारी सटीक इस मशीन के माध्यम से मिलेगी। ठीक है सर, एक नवाचार है, एक कदम आगे स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी सुविधाओं के अंदर विस्तार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ महत्व है ये लैब राजस्थान में पहली लैब है जो ड्रग लेवल और सारे पॉइजन्स को डिटेक्ट करेगी। अभी ये शुरुआती स्टेज है, इसमें कुछ पॉइजन्स को हम डिटेक्ट करेंगे। उसके हिसाब से ये होगा कि जैसे मरीज आएगा उसका सैंपल लेकर के मशीन से डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई किस तरीके के उसके पॉइजनिंग है, उसी हिसाब से उसका सटीक इलाज होगा। उससे क्या होगा कि मरीज की जान बचाने में मदद मिलेगी और जो ट्रीटमेंट होगा कॉस्ट इफेक्टिव होगा।
अननेसेसरी जो है पहले जो लाक्षणिक आधार पर करते थे उसमें दवाइयों का ज़्यादा यूज होता था, मरीज को ज़्यादा स्टे करना पड़ता था। अब सटीक इलाज होगा जिससे मरीज जल्दी स्वस्थ होकर के घर जा सके। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। यह वक्त है छोटे से ब्रेक का।